यामिनी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछती है, आप क्या कह रही हैं माँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन आया था आपकी जिंदगी में? आप किसकी बात कर रही हैं? और अनुराग अंकल का इन सब से क्या लेना देना? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, लेना देना है यामिनी, क्योंकि पृथ्वीलोक पर उसकी कहानी की शुरुआत लेखक बाबू की वजह से ही शुरू हुई थी। अगर लेखक बाबू वो नहीं करते तो यहाँ पृथ्वीलोक पर उसकी कहानी की शुरुआत भी नहीं होती। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अतीत के पलों में चले जाती है। उसकी आंखों के सामने वो पल चलने लग जाता है जब वो अनुराग के साथ बंगला मुड़ा घाट पर मौजूद थी। शाम का वक्त था और धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था। अंधेरा होने के साथ ही ढेर सारे जुगनू घाट पर मंडराने लग गए थे। अनुराग घाट पर ही बैठकर जयशंकर प्रसाद की कंकाल नामक किताब पढ़ रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। उसकी नजरें उसकी तरफ थीं और अनुराग की नजरें किताब पर। अनुराग का पूरा ध्यान उसकी किताब पढ़ने में लगा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के चेहरे को देखने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसे अनुराग का चेहरा दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसके और अनुराग के चेहरे के बीच में किताब थी जिसे अनुराग बड़ा मन लगाकर पढ़ रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, ओ लेखक बाबू। अनुराग कहता तो कुछ नहीं, बस में अपना सिर हिला देता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, लेखक बाबू, क्या कर रहे हैं आप? जब से हम यहाँ पर प्यार भले साथ में बिताने आए थे, पर आप हैं कि जब से आए तब से बस किताब ही पढ़े जा रहे हैं। अनुराग पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस किताब पढ़ते रहता है। अनुराग की इस तरह गुस्ताखी से कामेश्वरी यक्षिणी नाराज हो जाती है और वो उसी वक्त अनुराग की गोद पर से अपना सिर हटाती है और उठकर बैठते हुए कहती है, रहने दीजिए लेखक बाबू, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अनुराग अभी भी कुछ जवाब नहीं देता है, बड़ी लगन के साथ किताब पढ़ते रहता है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग से और ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उसी वक्त उठती है और घाट पर ही मंडरा रहे जुगनुओं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी उन जुगनुओं को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो जुगनू भी कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ दूर हो जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी और ज्यादा नाराजगी से कहती है, अब तुम भी मुझसे दूर हो जाओ। लेखक बाबू तो मेरे पास आते नहीं, तुम भी मत आओ। तुम सब एक जैसे हो, कोई मुझे प्यार नहीं करता। कामेश्वरी यक्षिणी के ये बात कहते ही सारे जुगनू भी तितर बितर होते हुए उससे कुछ दूर हो जाते हैं, जैसे वो जुगनू भी कामेश्वरी यक्षिणी के साथ नाटक कर रहे हो, उसे छेड़ रहे हो। कामेश्वरी यक्षिणी नाराजगी भरा चेहरा लेकर घाट की दूसरी तरफ ही देखते रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी का चेहरा पूरी तरह उतर गया था। कुछ ही देर में अनुराग किताब पढ़कर खत्म कर देता है। जैसे ही वो अपनी किताब बंद करता है, उसका ध्यान उसकी गोद पर जाता है, जहां पर कुछ देर पहले कामेश्वरी यक्षिणी का सिर था। अनुराग हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये यक्षिणी कहाँ पर चली गई? यहीं पर तो सिर रखकर लेटी हुई थी। इतना कहकर अनुराग ने अपनी नजरें सामने की तरफ की ही थी कि उसे कामेश्वरी यक्षिणी नजर आ जाती है, जो अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और घाट की दूसरी तरफ देख रही थी। अनुराग तुरंत अपनी जगह पर से उठता है और कामेश्वरी यक्षिणी के पास जाकर उससे कहता है, तुम यहाँ पर इस तरह क्यों खड़ी हुई हो यक्षिणी? अनुराग की ये बात कहते ही कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है, पर उससे कुछ कहती नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी का चेहरा देखकर अनुराग समझ जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी उससे नाराज थी। अनुराग बड़ी मासूमियत के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, क्या हुआ यक्षिणी? तुम मुझे इस तरह आंखें क्यों दिखा रही हो? तुम मुझसे नाराज हो क्या? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारा मूड अच्छा था, अब क्या हो गया? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ गुस्से के साथ कहती है, आप मुझसे पूछ रहे हैं लेखक बाबू, मुझे हुआ क्या है? अनुराग हल्की सी हंसी के साथ कहता है, हाँ तुमसे ही पूछूंगा ना यक्षिणी, अब ये तुम्हारे जुगनू मुझसे थोड़ी बात करते हैं जो मैं उनसे पूछूंगा। इतना कहकर अनुराग हंस देता है। अनुराग की ये बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को मनाते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी यक्षिणी को? वो क्यों मुझसे नाराज है? कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है। उसकी ये चुप्पी इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही थी कि वो अनुराग से अभी भी नाराज थी। अनुराग उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी को पीछे से पकड़ते हुए अपनी बाहों में भरते हुए बड़े प्यार से कहता है, इस तरह नाराज नहीं होते मेरी प्यारी यक्षिणी। अगर तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगी तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? कामेश्वरी यक्षिणी हल्की सी नाराजगी के साथ ही कहती है, वो आपकी किताबें हैं ना, उनके पास जाइए ना आप। कामेश्वरी यक्षिणी का ये जवाब सुनकर अनुराग समझ जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी उससे क्यों नाराज थी। अनुराग अगले ही पल उसे मनाते हुए कहता है, मेरी प्यारी यक्षिणी, किताबें तो बस मेरा दिल है, पर उस दिल की धड़कन तो तुम ही हो। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है,
रहने दीजिए लेखक बाबू, आप ना ये प्यार भरी बातें किसी और के सामने करना। माना आप अच्छे लेखक हैं, पर मैं आपकी ये प्यार भरी बातों में नहीं आने वाली। जब आपके सामने आपकी किताबें होती हैं तो आप मेरी तरफ देखते तक नहीं है, बस अपनी किताबों में घुसे रहते हैं। आपको पता है ना हम यहाँ पर क्यों आए थे? अनुराग कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है। हम यहाँ पर आए थे प्यार भरे पल बिताने के लिए, पर आपको अपनी किताबों से तो फुर्सत मिले तब आप मेरे साथ प्यार भरे पल बिताएंगे ना। अनुराग अपने दोनों हाथों से कामेश्वरी यक्षिणी के गालों को पकड़ते हुए उसे मनाने के साथ कहता है, रोज रात को तो प्यार करता हूँ यक्षिणी मैं तुम्हें, तुम्हारी कहानी सुनते वक्त। कामेश्वरी यक्षिणी नाराजगी के साथ ही तुरंत पलट कर कहती है, कहाँ प्यार करते हैं लेखक बाबू? जब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ तो मेरी कहानी सुनते वक्त भी तो आप पूरी तरह मेरी कहानी में ही डूब जाया करते हैं, मेरी तरफ देखते ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है आप बस कहानी के लिए मेरे साथ हैं, मुझसे प्यार करते ही नहीं है। अनुराग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, नहीं मेरी यक्षिणी, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि मैं तुम्हारी तो कहानी लिख रहा हूँ ना, और ये किताबें भी मैं तुम्हारे लिए ही पढ़ रहा हूँ। अनुराग की ये बात कामेश्वरी यक्षिणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो तुरंत ही हैरानी के साथ अनुराग से पूछती है, आप ये किताबें मेरे लिए पढ़ रहे हैं? पर क्यों लेखक बाबू? मैं समझी नहीं आपके कहने का मतलब। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को सब कुछ समझाते हुए कहता है, मेरी प्यारी यक्षिणी, कुछ भी लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक लेखक जितना ज्यादा पढ़ सकता है उतना ज्यादा अच्छा लिख सकता है। तभी मैं ये किताब पढ़ रहा था ताकि तुम्हारी कहानी के जितने किरदार हैं उनके हर एक किरदार के बारे में अच्छे से लिख सकूं, उनकी पूरी दास्तां को अच्छे से समझ सकूं। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। अनुराग अपने घुटनों के बल बैठता है और अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहता है, वो सारे गुनाह जो जाने अनजाने में मैंने आपके सामने किए, मेरी मोहतरमा, मुझे उन सारी गुनाहों की माफी दे दीजिए मोहतरमा। आपका ये प्रेमी आपसे माफी मांगता है मोहतरमा। अनुराग की ये अदा देखकर कामेश्वरी यक्षिणी को हंसी आ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ शर्माते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं लेखक बाबू? अनुराग कहता है, दिख नहीं रहा माफी मांग रहा हूँ अपनी प्रेमिका से, अपनी जान से। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे उठाते हुए कहती है, उठिए लेखक बाबू, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं। अनुराग उठकर खड़ा हो जाता है। अनुराग देखता है कि अंधेरा घना हो चुका था। अनुराग तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, देखो यक्षिणी, रात हो गई है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, हाँ तो लेखक बाबू? अनुराग कहता है, तो फिर आज अपनी कहानी के किस किरदार के बारे में मुझे बताओगी तुम यक्षिणी? पिछली बार तो तुमने मुझे उस यक्ष के बारे में बताया था। अनुराग कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या नाम बताया था तुमने उसका? हाँ याद आया, रज्जन। उसका किरदार भी काफी अच्छा था, पर समझ नहीं आया कि जब इंद्रदेव के पास वो गया तब क्या हुआ। तुम कह रही थी तुम्हें स्वर्ग से आती हुई सीढ़ियों के उजागर होने का आभास हुआ था, पर वो रज्जन पृथ्वीलोक पर आया था या नहीं? रज्जन का नाम सुनते ही कामेश्वरी यक्षिणी कुछ घबरा जाती है। वो अनुराग से कुछ बोल ही नहीं पाती है। अनुराग भावनाओं में बहते हुए फ्लो में बोल पड़ता है, उस यक्ष के बारे में जानने के लिए मैं तो उस जगह पर। अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो खुद चुप हो जाता है। अनुराग मन में सोचने लग जाता है, ये तू क्या कर रहा है अनुराग? भूल मत उस रज्जन ने यक्षिणी के साथ क्या किया था। अगर तूने यक्षिणी को ये बात बता दी कि तू रज्जन को खोजते हुए लुमसोहपेट बिनेंग की पहाड़ी के पास चला गया, तो वो तुझसे और नाराज हो जाएगी। वैसे भी अभी अभी तो इतनी मुश्किल से तूने यक्षिणी को मनाया है, इसलिए तेरी भलाई इसी में होगी कि तू यक्षिणी से इस बारे में कुछ बात ही ना करे। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही अनुराग खुद ही बोल पड़ता है, यक्षिणी, मैं क्या सोच रहा था कि आज कहानी रहने देते हैं, कुछ और करते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, कुछ और करते हैं मतलब लेखक बाबू? अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, मतलब वही यक्षिणी जो हमने काफी दिन से नहीं किया। हम यहाँ घाट पर प्यार भरे पल बिताने आए थे ना। मैं क्या सोच रहा था कि अगर वो पल घाट पर नहीं बिता पाए तो क्या हुआ, हम वो पल ग्रेवयार्ड कोठी में बिता लेते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, क्या बात है लेखक बाबू, आज आप काफी बदले बदले लग रहे हैं। आज तो आपको अपनी कहानियों से ज्यादा प्यार मुझ पर आ रहा है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहता है, प्यार तो तुम पर हमेशा आता है यक्षिणी, बस आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आज मुझे मेरी यक्षिणी पर बहुत प्यार आ रहा है। आज तुम इस अंधेरी रात में और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद मेरे सामने आ गया हो। अनुराग के ये बात कहते ही कामेश्वरी यक्षिणी शर्माने लग जाती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है,
कुछ देर यहीं पर रुको यक्षिणी, मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन सा सरप्राइज प्लान करता हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है। ये सरप्राइज क्या होता है लेखक बाबू? अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कुछ देर इंतजार करो यक्षिणी, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सरप्राइज क्या होता है। वैसे भी सरप्राइज बताए नहीं जाते हैं। इतना कहकर अनुराग वहां से जाने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी वहीं पर रुकी रहती है। अनुराग के जाते ही कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, ये लेखक बाबू को भी पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या करने गए हैं वो ग्रेवयार्ड कोठी, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। कामेश्वरी यक्षिणी ने अभी खुद से इतना कहा ही था कि तभी उसे एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। कामेश्वरी यक्षिणी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कैसी आवाज है? इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने आसपास देख ही रही थी कि उसकी नजर सामने पड़ती है। सामने ही काला झाड़ी जंगल की झाड़ियां थी जिसमें हलचल हो रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी उस तरफ देखते हुए भारी आवाज में कहती है, कौन है? कौन है वहां पर? कामेश्वरी यक्षिणी के इतना कहते ही झाड़ियों की हलचल बढ़ने लग जाती है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे झाड़ियों के अंदर से कोई बाहर निकल रहा हो। कामेश्वरी यक्षिणी भी उस तरफ अपनी नजरें गड़ा लेती है। देखते ही देखते झाड़ियों के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है। एक ऐसा शख्स जिसको देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। कुछ पल के लिए कामेश्वरी यक्षिणी मूर्ति बनकर खड़ी हो गई थी। वो शख्स झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता है और कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो शख्स कामेश्वरी यक्षिणी के पास आते जा रहा था, कामेश्वरी यक्षिणी के दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। वो शख्स कामेश्वरी यक्षिणी के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक कामेश्वरी यक्षिणी के बदन को देखने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी उस शख्स को एकटक नजर से ही हैरानी के साथ देखती रहती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, तुम यहाँ? हाँ कामेश्वरी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, मैं सारी सीमाएं लांघकर आखिर तुम्हारे पास आ ही गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। कामेश्वरी यक्षिणी के सामने कोई और नहीं बल्कि रज्जन खड़ा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ रज्जन से पूछती है, रज्जन तुम यहाँ कैसे? रज्जन पलट कर कहता है, मुझे तो यहाँ पर आना ही था कामेश्वरी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? हम दोनों एक दूसरे के लिए तो बने हैं। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं रज्जन, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ, मैं लेखक बाबू के लिए बनी हूँ। रज्जन पलट कर कहता है, तुम्हारा वही लेखक बाबू तो मुझे यहाँ तक तुम्हारे पास लेकर आया है कामेश्वरी, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,